नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत इस वीडियो में स्वागत है। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत हम इकाई प्रथम यानी कि यूनिट फर्स्ट का अध्ययन कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट में काफ़ी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जिन्हें कंप्लीट करना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट से स्थानीय ज्ञान। स्थानीय ज्ञान यानी किसी स्थान विशेष का ज्ञान, जिसे हम देशज ज्ञान भी कह सकते हैं और जिसे अंग्रेज़ी में इंडिजीनियस नॉलेज भी बोलते हैं। स्थानीय ज्ञान, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, पता चल रहा है कि स्थान विशेष का ज्ञान स्थानीय ज्ञान होता है। देशज ज्ञान भी इसे इसलिए कहते हैं कि यह किसी देश विशेष से ही जन्म लिया हुआ होता है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। स्थानीय ज्ञान या देशज ज्ञान या इंडिजीनियस नॉलेज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसा ज्ञान जो किसी स्थान विशेष का अवलोकन करने में विशेष रूप से होता है तथा स्थानीय विशेषताओं एवं सूचनाओं पर आधारित होता है, वह ज्ञान क्या कहलाता है? स्थानीय ज्ञान कहलाता है। यानी कि हम स्थानीय ज्ञान उसको कह सकते हैं जो किसी स्थान विशेष का अवलोकन करने से प्राप्त होता है, उस स्थान विशेष की विशेषताओं या सूचनाओं पर आधारित होता है कि वो उस स्थान की क्या विशेषताएं हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सूचनाएं आती हैं। तो उस स्थान विशेष की विशेषताओं और सूचनाओं पर आधारित ज्ञान और अवलोकन करने से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान स्थानीय ज्ञान कहलाता है। इट मीन्स इंडिजीनियस नॉलेज कहलाता है। इस प्रकार के ज्ञान को सभी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता, क्योंकि स्थानीय ज्ञान को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाता है। ऐसा क्यों कि सभी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता? क्योंकि वो स्थान विशेष का ज्ञान है। वो एक ज्ञान जो किसी एक स्थान विशेष में अवलोकन करने से प्राप्त हुआ है, वह ज्ञान दूसरे स्थान के लिए बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। वह ज्ञान उसी स्थान विशेष का ज्ञान है। आवश्यक नहीं है कि वही विशेषताएं और वही सूचनाएं किसी दूसरे स्थान के लिए भी होती हों। तो किसी स्थान विशेष से संबंधित ही होता है। सभी स्थानों के लिए एक ही प्रकार का ज्ञान उपयुक्त नहीं समझा जाता, क्योंकि स्थानीय ज्ञान को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि हम इसे समझें कि परंपरागत ज्ञान को स्थानीय या देशज ज्ञान के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो परंपराओं के आधार पर चला आ रहा है और जिसे परंपरागत रूप से जाना जा रहा है, उस ज्ञान को हम देशज ज्ञान या परंपरागत ज्ञान बोल सकते हैं। आमतौर पर यह लंबे समय से चली आ रही परिपक्व परंपराओं एवं कुछ क्षेत्रीय स्वदेशी या स्थानीय समुदायों की प्रथाओं को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए, भारत के संबंध में हम बात करें कि भारत में अनेक परंपराएं प्रचलित हैं। परंपरागत रूप से बहुत सारी प्रथाओं को माना जाता है और भारत के अंतर्गत भी कुछ क्षेत्र विशेष की अपनी परंपराएं अलग होती हैं। तो ये जो परंपराएं हैं, जो परिपक्व परंपराएं हैं, ये परंपराएं उस स्थान विशेष की विशेषताएं बन जाती हैं और यही देशज या स्थानीय ज्ञान कहलाती हैं। ये उस स्थान विशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो वो परंपराएं उस स्थान विशेष की जो स्थानीय ज्ञान के रूप में जानी जाएंगी। भारत के अंतर्गत ज्ञान को भी स्थानीय ज्ञान कह सकते हैं और किसी स्थान विशेष की, जैसे दिल्ली या फिर किसी अन्य शहर की अपनी परंपराएं होती हैं या किसी जिले विशेष की अपनी परंपराएं होती है, तो वह उस स्थान विशेष की का स्थानीय ज्ञान कहलाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि जो परंपराएं जयपुर की हैं वे परंपराएं जोधपुर में भी मिलेंगी या दिल्ली में भी मिलेंगी या अन्य किसी स्थान विशेष में मिलेंगी। नहीं, उस स्थान विशेष की विशेषताएं उसी स्थान के लिए है, ये सभी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। तो किसी स्थान विशेष का ज्ञान स्थानीय ज्ञान कहलाएगा। इसमें भी बुद्धि, ज्ञान एवं समुदायों की शिक्षाओं को शामिल किया जाता है।
स्वदेशी स्थानीय ज्ञान एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में विकसित किया गया अद्वितीय पारंपरिक या स्थानीय ज्ञान है। जो स्वदेशी ज्ञान होता है या जो स्थानीय ज्ञान होता है वो किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में विकसित किया गया एक अद्वितीय, जैसा कि पहले नहीं हुआ हो, पारंपरिक या स्थानीय ज्ञान कहलाता है। तो स्वदेशी ज्ञान भी बोल सकते हैं हम इसे, स्थानीय ज्ञान भी बोल सकते हैं, देशज ज्ञान भी बोल सकते हैं और इंडिजीनियस नॉलेज भी इसे बोलते हैं। तो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो स्त्री पुरुष हैं उन व्यक्तियों के द्वारा, समुदायों के द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में जो ज्ञान विकसित किया गया है वह पारंपरिक या स्थानीय ज्ञान कहलाता है। स्थानीय ज्ञान का हम उदाहरण इस प्रकार से ले सकते हैं। विशेष भाषा में लिखे हुए जो साहित्य होते हैं उनके जो भीतर का ज्ञान होगा वो भी स्थानीय ज्ञान कहलाएगा। उस स्थान विशेष के जो क्षेत्रीय भाषा है उसका ज्ञान भी स्थानीय ज्ञान कहलाएगा। वहाँ का इतिहास है, वहाँ के राजनीतिक आंकड़े हैं, सामाजिक मूल्य हैं, वहाँ की परंपराएं, संस्कृति है, कानून है या भौगोलिक या जो सामाजिक विशेषताएं होती है वे सब स्थानीय ज्ञान के अंतर्गत आएंगी। तो इस प्रकार से किसी स्थान विशेष के अंतर्गत प्राप्त किया हुआ, अवलोकन किया हुआ ज्ञान स्थानीय ज्ञान कहलाता है। स्थानीय ज्ञान की विशेषताओं को एक बार हम देख लेते हैं कि स्थानीय ज्ञान की ऐसी कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं जिनका अवलोकन करने से हम ये समझ सकते हैं कि ये स्थानीय ज्ञान कहलाता है। कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, स्थान विशेष के अवलोकन से प्राप्त स्थानीय ज्ञान होता है। ये पूर्व में मैं बता चुकी हूँ कि स्थान विशेष, किसी भी स्थान विशेष के वहाँ के अवलोकन करने से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि वहाँ की परंपराएं क्या है, वहाँ की सूचनाएं कौन कौन सी है, वहाँ की विशेषताएं क्या है, वहाँ की विशिष्ट बातें कौन कौन सी है, तो उनके अवलोकन करने पर जो हमें जानकारी प्राप्त होती है और जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह ज्ञान स्थानीय ज्ञान कहलाता है। स्थानीय ज्ञान जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने के कारण बिना उपयुक्त व्यवस्थित दस्तावेज के विद्यमान होता है, जो संस्कृति के माध्यम से अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, अब इस बात को इस तरह से समझिए कि जो स्थानीय ज्ञान होता है वो एक जगह नहीं रहता है, क्योंकि यह पारंपरिक होता है, परंपरागत होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है, आगे बढ़ता जाता है। यानी कि जिन प्रथाओं को हम अपने पूर्वजों से मानते आ रहे हैं, जिन प्रथाओं को हमारे पूर्वज मान रहे थे, उन्हीं प्रथाओं को हमारे पूर्वजों ने हमें हस्तांतरित किया और हमने उसको ग्रहण करके अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित किया। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, तो इनके लिए उनका कोई दस्तावेज नहीं होता है, कोई कागज़ों में इनको लिखा हुआ कहीं इनको लिपिबद्ध नहीं किया जाता है। बिना उपयुक्त व्यवस्थित दस्तावेज के ही इनका हस्तांतरण चलता रहता है। संस्कृति के माध्यम से ये अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यही हमारी संस्कृति के रूप में स्थायी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थानीय ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। स्थानीय ज्ञान राष्ट्रीय विकास की दशा व दिशा का निर्धारण करने में सहायक होते हैं। किस प्रकार से? जो स्थानीय ज्ञान होगा उस स्थान विशेष का ज्ञान प्राप्त करने से हमें ये पता चलेगा कि हमारे राष्ट्र में कौन कौन से स्थान हैं, उनकी कौन कौन सी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, विशिष्टताएं हैं, सूचनाएं हैं, नई नई जानकारियां हैं, वहाँ की विशिष्ट बातें कौन कौन सी है। इससे राष्ट्र के बारे में पता चलता है कि हमारे राष्ट्र में कितनी विविध प्रकार की संस्कृतियाँ अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो राष्ट्र के विकास की दशा और दिशा दोनों का पता चलता है। इन्हीं क्षेत्रीय या स्थानीय ज्ञान की सहायता से कोई भी राष्ट्र अपना विकास कर सकता है। जो क्षेत्रीय और स्थानीय ज्ञान होता है उनकी सहायता से राष्ट्र अपना विकास करता है। स्थानीय ज्ञान जैसा होगा देश की दिशा व दशा भी वैसी ही निर्धारित होगी।
उदाहरण के लिए जैसे हम देखें कि कई अफ्रीकी देशों का अधिक विकास नहीं हो पाया है, जबकि यूरोप के देशों ने अधिक विकास किया है। ये जो भिन्नता है इन देशों में पाए जाने वाली स्थानीय ज्ञान की भिन्नता के कारण ही है। अगला पॉइंट है, स्थानीय ज्ञान ही सार्वभौमिक ज्ञान का आधार बनते हैं। जो स्थानीय ज्ञान है उसी के आधार पर सार्वभौमिक ज्ञान उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट ज्ञान होता है, वहाँ का स्थानीय ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रों का ज्ञान मिला के एक सार्वभौमिक ज्ञान का आधार ये स्थानीय ज्ञान बन जाते हैं, क्योंकि सार्वभौमिक ज्ञान इन्हीं स्थानीय ज्ञानों से मिलकर बनता है। स्थानीय ज्ञान कई विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अधिक लाभप्रद है, जैसे कि पशुपालन, पशु चिकित्सा, वन्य व प्राकृतिक जो संसाधन हैं, वहाँ की सामाजिक संरचना है, ये जो विशिष्ट क्षेत्र हैं इनके लिए लाभप्रद होते हैं, क्योंकि हमें जैसे किसी न किसी स्थान विशेष के बारे में पता चलता है कि वहाँ की पशुपालन की प्रक्रिया कैसी है, पशु चिकित्सा कैसी है, वहाँ के वन्य और प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं और वहाँ की सामाजिक संरचना किस प्रकार की है। अगला पॉइंट है, क्रांतिकारी परिवर्तनों के कारण स्थानीय ज्ञान का प्रयोग सीमित हो जाता है। क्रांतिकारी परिवर्तनों के कारण स्थानीय ज्ञान का प्रयोग जो क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है, क्योंकि क्रांतिकारी परिवर्तनों में हम ले सकते हैं कि कोई टेक्निकल रिवॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि तकनीकी क्रांति आ गई है। आज के समाज में हम देखें वर्तमान युग में जो तकनीकी क्रांति है वो बहुत ज़ोरों शोरों से है। तो जब भी कोई आमूलचूल परिवर्तन या तकनीकी क्रांति होती है तब स्थानीय ज्ञान पर आधारित जो तकनीकें हैं वो अपना अस्तित्व खो देती हैं। किस प्रकार से, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे स्थानीय ज्ञान के अनुसार ये देखा गया है कि सूरज के कारण जब परछाई पड़ती है तो उसको देख के पहले क्या किया जाता था, समय निर्धारित किया जाता था कि धूप कहाँ पहुँची है, धूप यहाँ तक आएगी तो ये समय होगा। मतलब सूरज की रोशनी के कारण परछाई का जो घटना बढ़ना है उसके आधार पर पहले क्या होती थी, समय का निर्धारण किया जाता था। लेकिन आधुनिक तकनीकी क्रांति आई, धीरे धीरे घड़ी का आविष्कार हुआ और अन्य और भी कई तकनीकें आई जिसके कारण बहुत आसानी से समय का पता लगाया जा सकता था। अब ये जो तकनीक है सूरज के कारण जो परछाई को देखकर समय बताने की जो तकनीक है वो अब इतने प्रचलन में नहीं रही है। तो जब तकनीकी क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं तो धीरे धीरे ये जो स्थानीय ज्ञान की जो पर आधारित जो तकनीकें हैं वो अपना अस्तित्व खो देती हैं। अगला बिंदु है, परंपरागत ज्ञान या स्थानीय ज्ञान संपूर्ण समुदाय में एक समान संप्रेषित नहीं होता, क्योंकि ज्ञान को हस्तांतरित करने का कोई औद्योगिक तरीका नहीं होता है। ज्ञान को औद्योगिक तरीके से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जो परंपरागत या स्थानीय ज्ञान होता है वो पूरे समुदाय में एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित नहीं होगा, उसका कोई भी औद्योगिक तरीका नहीं होता है। परिणाम स्वरूप सभी समुदायों में रुचि, प्रत्यक्षीकरण और उद्देश्यों में विभिन्नता के कारण स्थानीय ज्ञान का स्वरूप एक जैसा नहीं रहता है। आप अपनी परंपराओं को ही देख लीजिए। हमारे समाज में जो परंपरागत रूप से जो प्रथाएं चली आ रही थी उनका जो प्राचीन स्वरूप था वो अलग था, लेकिन धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते होते धीरे धीरे समय में परिवर्तन होते होते उद्देश्यों में भिन्नता होने के कारण वो जो प्रथाएं थी आज उनका स्वरूप बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। तो हर जगह हर स्थानीय ज्ञान का स्वरूप परंपरागत तरीके से आगे बढ़ते हुए उसका स्वरूप जो पहले जैसा था वैसा आगे भी नहीं रहता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता जाता है। सामाजिक संरचना, व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक स्थिति, प्रतिष्ठा आदि के कारण स्थानीय ज्ञान को प्राप्त करने के स्रोतों में भिन्नता आ जाती है, जिसके कारण सभी प्रकार का ज्ञान सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त नहीं होता। हमारा जो आज का समाज है वो पहले अलग था, उसका स्वरूप पहले अलग था। वर्तमान समय में सामाजिक संरचना बिल्कुल बदल गई है, नए नए परिवर्तन हो गए हैं, नई नई तकनीकों का विकास हो गया है, साथ ही मनुष्य की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है। बौद्धिकता ने जन्म ले लिया है
तो हमारी जो सामाजिक संरचना है वो बदल गई है, व्यवसायीकरण हो गया है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण और कई बार प्रतिष्ठा के कारण जो स्थानीय ज्ञान हमारा चला आ रहा था उसको प्राप्त करने के स्रोतों में भिन्नता आ जाती है, जिसके कारण सभी प्रकार का ज्ञान जो परंपरागत रूप से स्थानीय ज्ञान जो चला आ रहा है उस ज्ञान को सभी लोगों को वह समान रूप से प्राप्त नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि पूरे समाज को वह ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से जो स्थानीय ज्ञान है, इन बिंदुओं के आधार पर हम उसकी विशिष्टताओं को पहचान सकते हैं कि यह स्थानीय ज्ञान कहलाता है। छात्रों, आज हमने स्थानीय ज्ञान के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको स्थानीय ज्ञान से संबंधित कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा स्थानीय ज्ञान के अलावा जो हमारा अगला शीर्षक होगा अध्ययन का वह है वैश्विक ज्ञान, और वैश्विक ज्ञान को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।